Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we're discussing the newspaper of 14th September. IISc propose human brain inspire computing platform to boosting AI tool. IISc तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा डेवलप किया गया है एनालॉगस कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जो कि परफॉर्म करेगा मॉलिक्यूलर फिल्म्स के बेसिस पे जो जिसके अंदर एबिलिटी होगी ह्यूमन ब्रेन लाइक फंक्शनिंग करने की जो कि एस CENSE सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि बेंगलुरु बेस्ड रिसर्च वर्क करती है उनके द्वारा और एट IISc के द्वारा कहा गया है कि जो ये वर्क करेंगे ब्रेन चिप्स को डिजाइन करने में जो कि एनालॉगस होगा और कुड परफॉर्म फंक्शंस लाइक ब्रेन जो कि क्लोजली सिंबल होगा ह्यूमन ब्रेन्स की तरह जो कि जब हम मैथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के कहते हैं साइंटिफिक प्रॉब्लम या फिर कोई भी कोडिंग रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने कहते हैं मोलिकुलर फिल्म्स की वजह से ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा इजी होगा जो मेमोरियल पाथवे है वो प्रोवाइड करवा पाएगा अ, इसके अलावा इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी इजीली इजीली डिप्लॉयबिलिटी होगी जो भी AI टास्क परफॉर्म किए जाने हैं किसी भी डिवाइस के ऊपर चाहे स्मार्टफोन है लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है जो मशीन लर्निंग होगी वो मोलिकुलर फिल्म बेसिस पे होगी जो फ्री ट्रैक आइकॉनिक मूवमेंट को प्रोवाइड करवाएगी इसके अलावा हम देखते हैं किस तरह से ये एड्रेस करेगा प्रेजेंट डे न्यूमोरोफिक जो कि फॉलो करेगा ह्यूमन ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी टेक्निक को लेकिन जब हम बात करते हैं किस तरह से काइनेटिक कंट्रोल करेंगे स्टेब्लिशमेंट ओवर द मॉलिक्यूल ट्रांजिशंस establishing almost all quantitative neuromorphic ट्राइज्ड एट ए सिंगल सर्किट एलिमेंट तो उसके लिए जो वोल्टेज पल्सेस और मैग्नेटिक को ट्रेस करना लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूवमेंट और मैप करना उनको ईच डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को फॉर्म करना या फिर जो भी मॉलिक्यूलर डायरी होगी उसमें किस डिफरेंट स्टेज पर उनके अंदर डिफरेंस देखना ड्यू टू फ्री आइकॉनिक मूवमेंट काउंटरलेस यूनिक मेमोरी states and pathway were generate. Such intermediate states had, remember, annex, inaccessible. So far, the most of the digital devices are only able to access to either high and low conductive state. तो ये पाथवे जो अलोय करेगा कंट्रोल करने में मॉलिक्यूलर काइनेटिक्स को वेरी प्रीशियसली इनसाइड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पावर और नैनो सेकंड वोल्टेज पल्सेस की बात जब हम करते हैं जो कि CENSE के श्रीपद गोस्वामी जी के द्वारा कहा गया है इसके अलावा जब हम बात करते हैं न्यूरोफ्रिक कंप्यूटिंग की तो ये दिखाता है कि किस तरह से जब हम एज ट्रेनिंग और एडवांस मॉडल्स की बात करते हैं को अनलॉक करने की बात करते हैं तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण सिद्ध होगा इसके अलावा किस तरह से यह अपनी तरह का फर्स्ट जो पूरी तरह से इंडिजीनियस लीड डेवलप प्रोग्राम है हाई टारगेट कैन हेल्प टू कट CO2 emulsion from the transport sector up to 71% by 2015 तो जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का टारगेट है 2017 तक जीरो नेट नेट जीरो कार्बन इमल्शन टारगेट को अचीव करना पंचअमृत टारगेट को अचीव करना इसके लिए ही लाइफ साइकिल जो लाइफ मिशन है उसको प्रमोट किया गया था जिसमें सस्टेनेबली जो प्रोडक्ट्स है उनको यूज किया जा सके और कार्बन फुटप्रिंट को जो है कम किया जा सके तो इसके लिए 3 to 4 की पैरामीटर्स है जिनकी हेल्प से हम जो CO2 का इमल्शन है उसको कट कर सकते हैं पहला इलेक्ट्रिफिकेशन तो फेम जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी ताकि जितना जो CO2 इमल्शन है उसको कम किया जा सके इसके अलावा इम्प्रूविंग फ्यूल इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स इसके लिए पेट्रोल इथेनॉल ब्लेंडिंग देखी गई थी जिसमें 2% तक इथेनॉल मिक्स करके
पेट्रोल के यूज के लिए किया गया था, ताकि जो फ्यूल जो CO2 इमल्शन होता है उसको कम किया जा सके। बायो डिग्रेडेबल जो प्रोडक्ट है उनके थ्रू फ्यूल को जनरेट किया जा सके। एविएशन सेक्टर में भी जो फ्यूल है उसके अंदर मिक्सिंग करके जो CO2 इमल्शन है उसको कम किया जा सके। जैसा स्विचिंग टू क्लियर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक बसेस और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है उनको प्रमोट किया जा रहा है। जब हम बात करते हैं ट्रेन्स की, वंदे भारत की, इन सभी के थ्रू स्विच किया जा रहा है, ताकि क्लीन एनर्जी के ऊपर स्विच किया जा सके। इसके लिए सोलर विंड जनरेट एनर्जी, और किस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन है उसको प्रमोट किया जा रहा है। किस तरह से पहली बार डाक घर, पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो उनकी जगह पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेशंस को इंस्टॉल किया गया है, ताकि अ, शहर के बीचों बीच भी जो क्लियर एनर्जी है उसको प्रोवाइड किया जा सके ट्रांसपोर्ट के लिए। जब हम बात करते हैं इंडिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, तो 14% CO2 इमल्शन करता है। अगर हम 2020 के डाटा को देखते हैं, तो इसके लिए जरूरत है डेवलप किए जाए डायनेमिक मॉड्यूल्स, ताकि डिफरेंट अप्रोच अपनाई जा सके डिकार्बोनाइजेशन टारगेट को अचीव करने के लिए, और उसमें एडिशनली चीज ऐड की जा सके। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के प्लान्स को अप्लाई किया जा सके। क्योंकि जब हम कार्बन कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो 90% कार्बन इमिशन होता है वो टू व्हीलर कंट्रीब्यूट करते हैं। 16% जो है वो 90% कार्बन इमल्शन के अंदर 16% टू व्हीलर, 25% कार, 9% बसेस, और है लाइट ड्यूटी व्हीकल्स 8%, हैवी ड्यूटी व्हीकल 45%। और इसके अलावा जब हम रेलवे की बात करते हैं वो 6%, एविएशन 3%, और वाटरवे 1% जो है एनर्जी कंजम्पशन करता है, जिसकी वजह से CO2 इमिट होती है। तो इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाए, ताकि जो CO2 इमल्शन है उसको कम किया जा सके। उसके अलावा ट्रैफिक से रिलेटेड जो इशू देखा जाता है उसको भी कम किया जा सके। इसके साथ साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, जिसके लिए PM गति शक्ति योजना मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था, जिसके द्वारा लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जा सके। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, इसके साथ साथ जो हैवी व्हीकल्स है जो सबसे ज्यादा CO2 इमिट करते हैं, उनके जो पोल्यूशन है उसको भी कम किया जा सके, और किस तरह से उनके अंदर ब्लेंडिंग फ्यूल को यूज किया जा सके, ताकि कम से कम CO2 इमिट हो। तो 2015 तक 71% का जो टारगेट है उसको अचीव किया जा सके। लाइफ मिशन के थ्रू जो सस्टेनेबल लाइफ की बात की जाए उसको अप्रोच किया जा सके, साइकिल्स को यूज किया जा सके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस, मेट्रो और जो अदर ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस हैं उनको पीपल के द्वारा ज्यादा यूज किया जाए, ताकि पर्सनल व्हीकल्स के थ्रू CO2 कट की जा सके। इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर जब हम शिफ्ट देखते हैं, तो उसके लिए किस तरह से जो एनर्जी जनरेट होगी, उसके अलावा कहाँ उसको स्टोर किया जाएगा, फॉसिल फ्यूल कोल के यूज से किस तरह से सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिक जनरेट होती है वो कोल से होती है, जो कि फॉसिल फ्यूल है, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं CO2 इमिशन में सबसे ज्यादा। तो उसको कट किया जा सके। उसके अलावा ज्यादा से जब हम बात करते हैं पेट्रोल का और डीजल के, इनके यूज को कम किया जा सके। जो व्हीकल का बहुत ज्यादा CO2 या फिर पोल्यूशन जनरेट करते हैं, उनको उनको यूज में ना लाया जाए। उनके लिए प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा स्टेप लिए जाए, ताकि उनको बंद किया जा सके, और उन सभी व्हीकल्स को रोड से हटाया जा सके, ताकि CO2 इमल्शन इतना ज्यादा ना हो। Import from China surpassed 100 billion in fiscal year 24 and continue to rise in fiscal year 25. India economic relationship with China unfair, lack balancing से जयशंकर। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी के द्वारा कहा गया है कि किस तरह से चाइना और जो इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो अनफेयर है। क्योंकि 2024 23-24 में देखते हैं, तो जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट था वो 85
बिलियन डॉलर था। किस तरह से जो इकोनॉमिकली रिलेशनशिप है उनके अंदर इश्यू देखने के लिए मिलते हैं। जितनी मार्केट चाइनीज प्रोडक्ट को एक्सेसिबिलिटी इंडिया में मिलती है, उतनी उस तरह की एक्सेसिबिलिटी इंडिया के प्रोडक्ट्स को चाइना के अंदर नहीं मिलती, जो कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर पब्लिश हुई थी जो 2022 में, उसके अंदर हाईलाइट किया गया था किस तरह से जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है चाइना के अंदर वो लिमिटेड करते हैं मार्केट एक्सेस को इंडिया के एक्सपोर्ट्स के लिए। इसके अलावा जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, तो उनके ऊपर इस तरह के मेजर्स लगा दिए जाते हैं जो कि इंटरनेशनल या फिर कंट्रीज के द्वारा अप्लाई किए जाते हैं ट्रेड के ऊपर, जिसकी वजह से ट्रेड बैरियर्स की तरह उन्हें देखा जाता है। इसके अलावा जब हम चाइना की बात करते हैं तो थर्ड पार्टी लैब के थ्रू जो भी प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट किया जाता है या फिर रैंडम सैंपलिंग के द्वारा उन्हें नो नॉन कंप्लाइनेबल कंप्लेंस फंड के द्वारा टेस्ट किया जाता है और फिर से ऑप्शन नहीं दिया जाता कि उनको रीचेक किया जा सके। उसकी वजह से जो प्रोडक्ट की एक्सेसिबिलिटी है वो कम हो जाती है, उनके जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। किस तरह से उसको कम किया जाए, जो बायलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप है उनके उनको भी फॉलो नहीं किया जाता है। फिर इसकी इसी के साथ देखने के लिए मिलता है, उसी के अंदर पॉइंट आउट किया गया था, ईएसी पीएम के अंदर हाईलाइट किया गया था किस तरह से चाइना मैंगो और ग्रेप्स जो चाइना के लिए एनुअली लिस्ट किए जाते हैं, अप्रूव किए जाते हैं, उन फैसिलिटीज को भी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफ कस्टम ऑफ द पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा उनकी एक सब डायनेमिक लिस्ट के थ्रू जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनको अपेडा के द्वारा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। ऑनलाइन उन प्रोडक्ट को शो किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है और उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनकी वीडियो भी क्रिएट की जाती है। लेकिन जो नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा ये सारा प्रोसेस किया जाता है। जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में जब ये प्रोडक्ट पहुंचते हैं तो उनके बाद वहाँ डुप्लीकेशन देखने के लिए मिलता है प्रोसेस के अंदर। जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से फॉलो होता हुआ नहीं दिखता। जो वेबसाइट के ऊपर लिस्ट दी गई है उसके अलावा भी वहाँ इशू क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से डिले होता है, जो इंक्रीज कर देता है कॉस्ट को, क्रिएट करता है ट्रेड बैरियर्स को। और इंडिया के जो भी प्रोडक्ट्स वहां पर भेजे गए अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उनके रिलेटेड जो एक्सेसिबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है वो नहीं हो पाती। उसके अलावा उनके ऊपर जो भी टेक्निकल बैरियर्स है ट्रेड्स के उनको लगाया जाता है, नोटिफिकेशन नहीं दी जाती, जो अदर एडिशनल टाइम और मनी है वो वेस्ट होती है। और उसके साथ साथ कई बार प्रोडक्ट्स भी खराब हो जाते हैं। अगर हम फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल या अदर चीज़ों की बात करते हैं जो कि जिनका लाइफ शॉर्ट टर्म होती है, उसकी वजह से ये सारे इशू देखने के लिए मिलते हैं। तो किस तरह से इन इश्यूज को सोल्व किया जाए ताकि इंडिया के प्रोडक्ट्स को चाइना के अंदर एक स्पेसिफिक मार्केट एक्सेस मिल सके। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर चाइना के प्रोडक्ट्स को स्पेसिफिक मार्केट मिलती है, लेकिन चाइना के द्वारा जो नोटिस जारी किए जाते हैं उस टाइम पर वो भी चाइनीज लैंग्वेज में होते हैं, जो कि डब्ल्यूटीओ के द्वारा मेंशन किया गया था स्टैंडर्ड और रेगुलेशन में। एथिकल जो भी प्लेटफॉर्म नोटिस जारी करता है उनके द्वारा जो लैंग्वेज यूज की जानी चाहिए वो डब्ल्यूटीओ लैंग्वेज होनी चाहिए, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच या स्पेनिश होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो चाइना के द्वारा नोटिस दिए जाते हैं उनमें चाइनीज लैंग्वेज होती है, जिसकी वजह से इशू क्रिएट होते हैं। तो किस तरह से चाइनीज डज नॉट स्पेसिफाई द प्रोडक्ट कैटेगरी, जिसकी वजह से इश्यू बनते हैं सैनिटेशन के, फाइटो सैनिटेशन की और टेक्निकल ट्रेड बैरियर्स की। तो इस वजह से जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वो उनकी रीच इतनी ज्यादा हो ही नहीं पाती। इसके अलावा देखने के लिए मिलता है कि ट्रेड का जो डेफिसिट है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि चाइना की बात करते हैं तो चाइना का 2024 में जो चाइना से इंपोर्ट हुआ था वो था 100 बिलियन डॉलर, जबकि जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इंडिया से वो थे 16 बिलियन। तो कितना ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। स्मार्ट डिजिटल रेगुलेशन शून से रेल एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये कहा गया कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
कि किस तरह से वो प्रोसेस प्रमोट कर रहे हैं इनोवेशन को फास्टर ग्रोइंग सेक्टर्स के लिए, ताकि प्रिवेंट किया जा सके कोई भी हार्मफुल सिटीजन, कोई भी हार्म ना हो सिटीजन को उन सभी चीजों से जो कि अदर्स पावर्स के द्वारा, जैसे कि स्मार्ट फ्रेमवर्क्स को अपनाया जा रहा है, ताकि जब हम देखते हैं कि एआई जनरेटिव इश्यूज क्रिएट होते हैं डीप फेक रिलेटेड, या मिस इन्फॉर्मेशन, या जो एक्टिविटीज यूजर्स को हार्म करती है, या फिर जब हम देखते हैं कि ऑनलाइन कैप्चरिंग फ्रॉड जैसे जो इश्यूज है वो हो रहे हैं, उनको किस तरह से सोल्व किया जाए, इसके लिए जरूरी है कि कोई पर्टिकुलर डिजिटल रेगुलेशन हो। तो उसके लिए मिनिस्ट्री के द्वारा एक पाथवे तैयार किया गया, ताकि डिजिटल रेगुलेशन जो नेसेसरी होना चाहिए उसको कंडक्ट किया जा सके, जो भी इनोवेशन है, जो भी झील है उसको प्रमोट किया जा सके, और जो स्टार्टअप्स है उनको सेव रखने के लिए, और इसके अलावा ह्यूमंस जो सिटीजन है उनके राइट को सेव करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म रेगुलेशन को लाया जाए, और इन सभी चीजों के साथ उसको जोड़ा जाए। इसके अलावा जब हम बात करते हैं यूपीआई लाइक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाएगा, जो कि साइबर सिक्योरिटी के पर्पज से हेल्पफुल होगा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं रिसोर्स और चार्ज की, तो एमएसएमई और जो अदर एंटिटीज है उनके लिए भी रिक्वायर है, ताकि जो सोर्स सिस्टम उनको प्रोवाइड किया जा सके। FECFO अवार्ड्स के द्वारा में अवार्ड्स में अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये कहा गया था कि किस तरह से एक डिजिटल फ्रेमवर्क होगा तो हेल्प करेगा फॉर्मुलेट करने में टेक्नोलॉजी को, और जो भी हार्मफुल एक्सपेक्ट देखने के लिए मिलते हैं उनको रोकने में, जो भी एक्टिविटी साइबर ब्रीच करती है, साइबर सिक्योरिटी ब्रीच देखने के लिए मिलता है उसको रोका जा सके। उसके अलावा जो भी पब्लिक डाटा है उसको सिक्योर रखा जा सके। किस तरह से जब हम देखते हैं कि जो नेसेसरी स्टेप है उनको लिया जा सके। EU और USA के द्वारा ये अभी तक कोई AI एक्ट लाया गया है, जिसके द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई किए गए हैं। इंडिया में किस तरह से एथिकल यूज ऑफ AI को प्रमोट किया जा सके, उसके लिए डिजिटल फ्रेमवर्क का होना जरूरी है। क्योंकि जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, तो किस जिस तरह से डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है उसके लिए जरूरी है कि एक फ्रेमवर्क हो जो कि सिक्योर रख सके डाटा को, ह्यूमन प्राइवेसी को, और जो भी ब्रीच देखने के लिए मिलते हैं उन सभी को रोका जा सके। और इनके अलावा जो फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, या फिर ऑनलाइन कैप्चरिंग जैसी जो समस्याएं हाल ही में देखने के लिए मिली है, उन सभी को रोका जा सके। उसके लिए जब हम पोर्टल की बात करते हैं, तो होम मिनिस्ट्री के द्वारा साइबर सिक्योरिटी पोर्टल स्टार्ट किए गए हैं, जिसके अंदर चक्षु प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया गया है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं हेल्पलाइन नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं, अगर कोई भी एक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी अपनी साइबर समस्या रिलेटेड रिपोर्ट को दर्ज करा सकता है, ताकि इन सब इश्यूज को जल्दी से देखा जाए और सॉल्व किया जाए। बीइंग ट्रांस इज बीइंग ह्यूमन। जब हम बात करते हैं राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्ट एज हिमसेल्फ, ह्यूमन डिग्निटी की, ह्यूमन राइट्स की, तो वो सभी के लिए होते हैं। उसमें सभी जेंडर्स के लिए इक्वल राइट, इक्वल डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार सभी के पास है, चाहे वो ट्रांस हो पर्सन हो, या फिर अदर मेल फीमेल LGBTQI AI+ जो भी जेंडर्स है, सभी को उनके जेंडर के आधार पर ना देखकर एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखना जरूरी है। उनके लिए भी ह्यूमन राइट्स का होना, और जो भी डिग्निटी के साथ उनके लाइफ का होना जरूरी है। कि किस तरह से जो बताते हैं कि सोसाइटी के अंदर सभी के लिए इक्वल वैल्यू है, कि एक पर्सन को वो ह्यूमन है इसलिए जाना जाना चाहिए, इसलिए उनकी डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए, ना कि उनके जेंडर बेसिस पर उनको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। जब हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर आइडेंटिफिकेशन की, तो इसको रिलेटेड पास्ट टाइम से ही इशू देखने के लिए मिलते हैं। जब हम देखते हैं किस तरह से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर भी एक नाजी मेंबर्स थे, जिनके द्वारा 1940 में प्रपोज किया गया था कि जो भी वुमेन पार्टिसिपेट करेगी उनके द्वारा उनके पास डॉक्टर के द्वारा एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें कहा गया हो कि
दे आर वुमेन, जो कि 1948 में जब नाजी डिफीट हो गए, लंदन में गेम हुए, तो उसके बाद उस चीज को अप्रूव किया गया, और जितने भी वुमेन्स के द्वारा ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया जाता था उनको एक एफिडेविट सबमिट करना कंपलसरी हो जाता था, जिसके ऊपर साइन हो डॉक्टर के, और क्लेरिफाई किया गया हो कि दे आर वुमेन। तो इसी तरह से देखा गया था किस तरह से जो जेंडर क्रिटिकल प्रोग्रेसिव लॉबीज है उनके द्वारा जो भी ट्रांस पर्सन थे उनको ह्यूमन मानने से ही इनकार कर दिया गया। तो इस तरह की जब हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं या फिर इस तरह के इश्यूज की बात करते हैं, तो उनको देखना चाहिए, क्योंकि वो भी एक सोसाइटी के पार्ट है। किस तरह से सभी ह्यूमंस के लिए इक्वल राइट टू प्लेस, डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार और एक आइडेंटिटी उनके पास होना जरूरी है। जब हम बात करते हैं LGBTQAI+ की, जिनके लिए इंडिया में बात करते हैं, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अधिकार दिया गया था कि अब वो लोग ए- कोई भी व्यक्ति अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं अपने पार्टनर के साथ म्यूचुअली, और जो भी बेनिफिट है वो उन दोनों को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सोच के साथ बिहेवियर में चेंज आना भी अनिवार्य है, ताकि सभी के लिए एक इक्वल ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है उनको प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट को यूनिवर्सल है, वो सभी के लिए, वो उनके जेंडर के ऊपर या किसी इंसान की पर्सनल चॉइस के ऊपर या सेक्सुअलिटी के ऊपर उनकी वजह से उनको रोका नहीं जा सकता। कोई भी पर्सन जिस भी तरह से है, जो भी है, वो बायोलॉजिकली उस तरह से है, उनको जो भी सेक्स डिटरमाइंड किया गया है, जो भी जेंडर है, वो उसी तरह से रहेगा, वो रियलिटी है। तो उसको एक्सेप्ट करना और उन चीजों के अंदर क्या क्या बदलाव लिए जा सके, ताकि उनको भी सोसाइटी के अंदर जीने का अधिकार प्राप्त हो डिग्निटी के साथ, उनको भी उतनी ही गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है जितना अन्य व्यक्तियों को। तो जो एक फोबो देखने के लिए मिलता है या फिर जो स्टीरियोटाइप है उसको ब्रेक किया जा सके, और उनके लिए भी जो भी चैलेंजेस है उनको रोका जा सके। मेल फीमेल बाइनरी की बजाय यूनिवर्सल ट्रूथ को अपनाया जाए, किस तरह से सभी कैटेगरीज के लिए इक्वल राइट की बात की जा सकती है। द शोक ऑफ क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सॉल्यूशन। तो रिसेंटली बिहार में देखा गया था कि किस तरह से जो भी कंस्ट्रक्टिव ब्रिज थे या फिर जो ऑलरेडी पुराने ब्रिजेस थे, वो कोलैप्स कर गए। तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है विकसित भारत 2047 का जो टारगेट रखा उसको अचीव करने के लिए, ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। और जब हम बात करते हैं कि डेवलपिंग से डेवलप कंट्री बनने के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज जो होनी चाहिए उन सभी को प्रोवाइड किया जा सके। इसी के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को स्टार्ट किया गया था, जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज और स्मार्ट सिटी के अलोंग साइड था, जिसके लिए स्मार्ट सिटीज 100 ऐसी स्मार्ट सिटीज को डेवलप किया जाएगा, ऐसी जगहों पर जहाँ पर जिनको कनेक्ट किया जा सके। जब हम बात करते हैं पीएम गति शक्ति के साथ, और जो भी उस स्टेट की या उस पर्टिकुलर जगह की स्पेसिफिक क्वालिटी है उसके साथ। जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं, तो हमें देखने के लिए मिलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा टाइम डिले और जो कॉस्ट ओवररन होती है वो देखने के लिए मिलती है। तो किस वजह से, क्या चैलेंजेस या क्या प्रॉब्लम है जिनकी वजह से टाइम डिले या कॉस्ट ओवररन देखने के लिए मिलता है, उसकी वजह से उनके कारण है लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग या मैनेजमेंट नहीं देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जब हम अर्बन बॉडीज की बात करते हैं, तो अर्बन लोकल बॉडीज के पास लैक ऑफ कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से जो इंस्टीट्यूट के द्वारा मैनेजमेंट या प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं देखने के लिए मिलता। टाइम डिले होता है और कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट है स्पेसिफिक स्टेज में, उनके लिए किस तरह से उनको
ऑडिटिंग होनी चाहिए जब हम बात करते हैं, तो उनकी कमी की वजह से भी इशू क्रिएट होते हैं। किस तरह से हाई ग्रोथ जो ट्रेजेक्ट्री है वो कंटिन्यूअसली चलती जाती है, फिर एक टाइम के ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर रोक लगा दी जाती है, उसके बाद वो अ, काफी ईयर्स, 2-3 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स के बाद फिर से स्टार्ट किया जाता है। लेकिन जो उस टाइम पीरियड के बीच में चेंजेस हुए हैं उनके अकॉर्डिंग उस प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस नहीं किए जाते, जिस तरह से वो पहले डेवलप किया जा रहा था उसी बेसिस पर वो एक टाइम पीरियड के बाद डेवलप किया जाता है, जिसकी वजह से एक गैप क्रिएट हो जाता है जो कि टेक्नोलॉजी बेसिस पे, क्लाइमेट चेंज बेसिस पे और जो अदर एस्पेक्ट है उनको देखे बिना ही अ, उनको पूरा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, टाइम भी डिले होता है और प्रोजेक्ट के अंदर भी इश्यू क्रिएट होते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को यूज करें, जैसे कि इंटीग्रेटेड मॉडल मॉडर्न टूल्स हैं उनको अपनाया जा सके, इन्वॉल्व किया जा सके रियल टाइम डाटा मैनेजमेंट को, डाटा को स्टोर किया जाए, कैप्चर किया जाए और उनके थ्रू जो चेंजेस किए जाने चाहिए उनको देखा जा सके, जो टेक्निक्स हैं उनको चेंज किया जा सके। जैसे कि जब हम ईयू की बात करते हैं या चाइना की बात करते हैं, सऊदी अरब की बात करते हैं, उनके द्वारा स्पेसिफिक कंपनीज है, कंट्रीज के द्वारा एक सेट ऑफ सिमिलर एजेंसीज है जो एंड टू एंड प्रोजेक्ट को डिलीवर करती है। तो उस तरह की अप्रोच को अपनाया जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाया जाए। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर में भी जब हम ऑडिटिंग की बात करते हैं तो कैग का रोल को बढ़ाया जा सके, किस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए, कितना टाइम लगना चाहिए। अगर टाइम इंक्रीज होता है तो उसके लिए भी पर्टिकुलर प्रोसेस होना चाहिए कि अ, किस टाइम तक उनको कंप्लीट किया जाना चाहिए। जब पीएम गति शक्ति की बात करते हैं, जो कि नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया गया था, उसके लिए भी गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं, पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के थ्रू वर्क को किया गया, किस तरह से एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म अप्रोच अपनाई गई है ताकि कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। लॉजिस्टिक के लिए जब हम रोड्स की बात करते हैं तो जो स्वर्ण चतुर्भुज रोड की बात की जाती है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर बनाया गया था, उसको और अधिक किस तरह से जोड़ा जाए, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उनको अदर रोड मैप के साथ कैसे जोड़ा जाए ताकि जो कनेक्टिविटी प्रोसेस है उसको बढ़ाया जा सके, गोल्डन कॉरिडोर को क्रिएट किया जा सके। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, उनके साथ जोड़ा जा सके, वहाँ लॉजिस्टिक हब क्रिएट किए जा सके, जिसके लिए क्वालिटी क्वांटिटी बेस्ड लॉजिस्टिक्स हब की अप्रोच अपनाई गई है। सॉल्ट और मेगा लॉजिस्टिक क्वांटिटी बेस्ड हब को क्रिएट किया जा सके ताकि जिस टाइप की अप्रोच है उसको अपनाया जा सके। इसके अलावा जो रिवर्स के ऊपर ब्रिज बनाए जाते हैं उनके लिए पर्टिकुलर टाइम स्पैन और एक रियल टाइम डाटा अप्रोच के साथ उसको फॉलो किया जाए ताकि जो ब्रिज कोलैप्स होने जैसी कंडीशंस है वो क्रिएट ना हो, और जो टाइम और मनी की कॉस्ट इंक्रीज होने की कंडीशन देखी जाती है वो क्रिएट ना हो। उसके साथ साथ रेलवे को किस तरह से कनेक्ट किया जा रहा है, जिसके साथ हाल ही में देखने को मिला था कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 14 से 8 to 9% देखने के लिए मिली है, तो उसको किस तरह से कनेक्ट किया जाए। इसी का एग्जाम्पल हमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में देखने के लिए मिलता है, जहाँ रेल लिंक लाइन की गई और उनको जोड़ा गया अदर प्रोजेक्ट्स के साथ ताकि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा जब हम एजेंसीज की बात करते हैं तो बिजनेस प्रोसेस के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट किया जा सकता है। जो भी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा एजेंसीज को जब टेंडर दिया जाता है उनके लिए स्पेसिफिक वर्क फोर्स तैयार किया जाता है, उनके लिए एक इको सिस्टम प्रोवाइड किया जा सकता है ताकि इम्प्लीमेंटेशन हो, टाइम मैनेजमेंट हो और जो रियल टाइम डाटा है उनके थ्रू इस तरह से मैनेज किया जा सके और टाइमली प्रोजेक्ट को सबमिट किया जा सके। चार्ट एंड अकाउंटेंट की जो इन्वॉल्वमेंट देखते हैं उसको बढ़ाया जा सकता है ताकि अदर्स कंट्रीज का जो भी प्रोसेस है उनके माध्यम से उनको फॉलो किया जा सकता है। प्रोजेक्ट को मेंटेन रखने के लिए उनको लंबे टाइम तक किस तरह से सिक्योर रखा जा सके उनके लिए ये सारे स्टेप लिए जा सकते हैं, ऑडिटिंग को बढ़ाया जा सकता है। रेलवे बोर्ड चेयरमैन फ्लैग शॉर्टेज ऑफ मैन पावर।
day after taking the charge of chairman as chief executive officer of the railway board, सतीश कुमार जी के द्वारा कंसर्न रेज किए गए, जो कि क्रिटिकल इश्यूज है मैन पावर शॉर्टेज के, जो इंडियन रेलवे में देखने के लिए मिलते हैं कि किस तरह से स्टाफ को इंक्रीज किया जाए। जब हम देखते हैं इफेक्टिव मॉनिटरिंग के लिए, एग्जीक्यूटिंग के लिए, वेरियस प्रोजेक्ट के लिए, ताकि जो भी एक्सपेक्ट है उनको स्मूथली और सेफली ऑपरेट किया जा सके। जब हम बात करते हैं लाइनमैन की, रेलवे सेफ्टी की, और जो अदर कंसर्न्स हैं उनको पूरा किया जा सके। जब हम कैपेक्स की बात करते हैं तो रेलवे के द्वारा 2019-20 में 1.48 लाख करोड़ जो है एक्सपेंडिचर किया जा रहा था, जो कि 2023-24 में 2.62 लाख करोड़ इंक्रीज किया गया। तो स्पेंडिंग के साथ साथ किस तरह से जो एडिक्वेट मैन फोर्स है, जो रिलायबिलिटी है, उनको जो सेफ्टी प्रोसेस है रेलवेज का, उसको ऑपरेट करने के लिए मैन फोर्स की जरूरत है, ताकि उसको बढ़ाया जा सके। उसके लिए ट्रैक्स जो मेंटेन करने के लिए प्रोसेस होता है, ब्रिजिंग के लिए होता है, लोको मोटिव होते हैं, जो कोचिस है उनके लिए, जो वोगीज हैं जब हम बात करते हैं उनको किस तरह से इक्विप किया जाए, और जो इश्यूज है वो क्रिएट ना हो, इन सभी के लिए मैन फोर्स को इंक्रीज किया जाए, ताकि जो इश्यूज देखने के लिए मिलता है शॉर्टेज की वजह से, उनको सोल्व किया जा सके, लाइनमैन को इंक्रीज किया जा सके। जब हम लोकोमोटिव की बात करते हैं, वो इंक्रीज की गई थी 2019 में 11,739, जो कि 2024 में 15,564, 59.68% इंक्रीज किया गया था, जो कि नंबर्स ऑफ लोकल लोको सेट्स, वर्कशॉप्स, या फिर जो भी रनिंग रूम्स है, रेस्ट हाउस फॉर ट्रेनिंग क्रूज, उन सभी के लिए एडिशनल मैन पावर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। Apart from this, it is talking about shortage of manpower. So increasing the recruitment along with improved training will be important, because when we are talking about increasing the rail safety or prevention of the accidents, in which we have seen that one of the major reasons has been human error. So simultaneously, training of manpower will also be important. Apart from this, what measures India has taken when it comes to improved rail safety? So one, we have the Rashtriya Rail Sanraksha Kosh is there, and the budget is rupees 1 trillion for this, and this will be allocated every 5 years to critically upgrade the infrastructure as far as the safety is concerned. So it will focus on track renewals, bridge rehabilitations, then it will upgrade the signaling systems and eliminate the level crossings. Then we have like there is one technique which is the continuous welded rail. So this is to reduce the rail fractures which we see, and these are also it can lead to big accidents also. So we have seen modernization of tracks on Delhi Howrah and then Delhi Mumbai routes. These are the most busiest corridors in India. And then another step is the elimination of unmanned level crossings. So these are also one of the major cause of accidents. Like, for example, in 2020, we have seen that Indian Railways has eliminated all the unmanned level crossings on the broad gauge lines. And either they have done this by constructing overbridges, underpasses, or providing manned crossings. Then we have train protection and warning system. And this is one of the European train control system having level 1 technology, and it provides automatic braking in case a train exceeds the speed limit. So this is installed in the Delhi Agra section. So again, this is there on other high density routes. Then we often talk about Kavach, which is the common step anti-collision device. But the challenge in this is that it is little more expensive and it will take time to get installed on all the trains. And apart from this, we are upgrading the signal and the telecom systems also, so that they become more automated and
there is very less chances of human error. So electronic interlocking is one of them. And then we have fire and smoke detection systems also, that should also be periodically, they should be assessed in terms of that they're working or not. So they will automatically detect smoke and alert the train crews for timely evacuation and intervention. So it is being tested on Rajdhani trains and the Shatabdi Express trains. And we are talking about dedicated freight corridors apart from this to reduce congestion on the passenger train routes. के अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है ट्रेन का। पहले कोल के थ्रू यूज किया जाता था, तो फॉसल फ्यूल से इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। 63,456 किलोमीटर रूट्स जो है ऑलरेडी कंप्लीट किए जा चुके हैं। तो जब हम रेलवे की बात करते हैं तो CO2 एमिशन में 6% कंट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा जो रिवेन्यू है रेलवे का, वो 14% इंक्रीज हुआ है पैसेंजर अर्निंग के साथ, जो 31.4% की इंक्रीज देखी जाती है। जब the UN, the world need, the global body has proved ineffective in dealing with the war in Ukraine, Gaza. It need to rethink its functioning, giving greater voice to India. तो रिसेंटली 22-23 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में समिट होने जा रहा है, स्पेशल ग्लोबल समिट, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया जा रहा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिसमें स्पीच दी जाएगी। तो उस समिट के रिगार्डिंग जो चेंजेस इंडिया के थ्रू उठाए गए हैं कि किस तरह से जो यूनाइटेड नेशन में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। तो जब हम G4 कंट्रीज की बात करते हैं, जिसमें ब्राजील, इंडिया, जापान, जर्मनी आता है, तो उनको परमानेंट मेंबरशिप दी जानी चाहिए, ताकि यूएन के अंदर चेंजेस किए जा सके और जो इफेक्टिव स्टेप है उनको लिया जा सके। उसके रिगार्डिंग USA के द्वारा हाल ही कहा गया था कि इंडिया, जर्मनी और जापान को परमानेंट मेंबरशिप का अमेरिका के द्वारा समर्थन दिया जाता है, लेकिन ब्राजील के रिगार्डिंग अभी तक कुछ क्लियरेंस नहीं है। इसके अलावा जब हम सेकंड चेंज की बात करते हैं, तो अफ्रीका, जब अफ्रीकन कंट्रीज की बात की जाती है, तो उनके राइट्स की, उनके वॉइस को किस तरह से ग्लोबली पुट किया जा सके, उसके लिए जरूरी है कि UN में उन्हें सीट प्रोवाइड करवाई जाए। उसके लिए 2 कंट्रीज को परमानेंट मेंबरशिप और अदर्स को जब नॉन परमानेंट मेंबरशिप प्रोवाइड की जाए, ताकि उनको इंक्रीज किया जा सके। क्योंकि जब हम रिसेंटली की बात करते हैं, चाहे वो अफ्रीका में हुआ, इशूज हो, उसके अलावा नॉर्थ साउथ कोरिया रिलेटेड वॉर हो, या फिर ईरान वॉर हो, के जैसे इश्यूज हमें देखने के लिए मिलते रहे पास्ट ईयर में भी, जिनके लिए ज्यादा चीजें नहीं की गई, या फिर जिस वजह से यूनाइटेड स्टेट को स्टेब्लिश किया गया था, उनके लिए जो स्टेप लिए जाने चाहिए वो पूरे होते हमें नहीं दिखते। हाल ही में भी यूक्रेन और जब हम इसराइल वॉर की बात करते हैं, हमास वॉर की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स और किस तरह से वर्ल्ड में पीस को कंटिन्यू रखने के लिए उनकी स्टेब्लिश किया गया था, तो उनके रिगार्डिंग जो स्टेप उनके थ्रू लिए जाने चाहिए, उनमें उनको किस तरह से प्रमोट किया जाना चाहिए। उसके लिए हम बात कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की जाती है, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जाता है ग्लोबल साउथ या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में। किस तरह से जब हम UN की बात करते हैं, तो उनको एक रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू देखा जाता है। तो उसके लिए जरूरी है कि यूनाइटेड नेशन में चेंजेस किए जाएं। जो हेजेमनी देखी जाती है जब हम बात करते हैं वीटो पावर की, उसके ऊपर उसको किस तरह से सही तरह से यूज किया जाए, और वर्ल्ड के अंदर जो पीस होना चाहिए उसको कंटिन्यू रखने के लिए उन चीजों को, या फिर उनके द्वारा जो स्टेप लिए जाते हैं उनको फॉलो किया जाए। UN मेंबर के अलावा अदर कंट्रीज की भी भागीदारी को बढ़ाया जाए, ताकि जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड के इश्यूज हैं उन सभी को
लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके उन्हें सोल्व करने के लिए। और उनके अलावा जो भी बायलैटरल रिलेशनशिप या फिर मल्टीलैटरलिज्म की हम जब बात करते हैं तो उसको प्रमोट किया जा सके, ताकि सभी कंट्री के जो हित है उनको सुरक्षित रखा जा सके। मानसी, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? इसमें जो आपने एक मेजर पॉइंट ऐड किया वो हो गया यूएनएससी रिफॉर्म्स। सेकंड होगा जनरल असेंबली रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं। इन दिस वी से कि करंटली द United Nations General Assembly, it has limited decision making powers. Its decisions or the resolutions which it passes, they are non-binding in nature, unlike the case in the UNSC. So decisions of UNSC, they are binding. So in this case, when there are like some of the important treaties, for example, there is Arms Trade Treaty, which was adopted in 2013 on the part of UNGA. But again, it remains, it is not effectively implemented because again, this is non-binding in nature. So this should be one of the reforms. Then when we are talking about another peacekeeping reforms, so here we have seen that when peacekeeping operations have played major role in conflict zones. We've seen with over 90,000 peacekeepers that are deployed globally. So issues is that they have limited resources. There is misconduct in terms of allegations of sexual abuse and misconduct by peacekeepers. They have damaged the UN's credibility. So better training and resources in terms of even the financial resources and accountability should be increased. So strong oversight and punishment for the misconduct by the peacekeeping forces should be there. For example, we have the UN peacekeeping mission in South Sudan. So it faced severe criticism for failing to protect the civilians during the civil war. And then we have the Human Rights Council reform. We are talking about this UNHRC. So here we see that membership concerns are there when we say that countries, some of the countries with poor human rights records like Saudi Arabia and China, they've been elected to this council. So this again raises questions about the credibility of its decisions, and we see certain bias and ineffectiveness, and because of politicization and the selective bias in targeting some of the countries. So there should be a proper fixed membership criteria for the selection of the member countries in UNHRC, and it should be depoliticized. Apart from this, financial reforms, fundraising. So we see delayed and incomplete contributions from some of the member countries, like US is one of the largest contributor, but it has again, there is not uniform trend when it comes to providing finances or funding by the US. So it sometimes it strains the budget of UN. Then um, so these are the some of the reforms, and in particularly UNSC also we say that firstly, what is going to be the efficacy of the veto powers? Should more countries have the veto powers? Will that make it more effective or not? And then we say that currently the UNSC completely lacks representation from Africa, Latin America, and Middle East. So the when we see that the major impact of the UNSC decisions are on these continents and these countries in these particular continents. So these are certain questions. रिसेंटली राहुल गांधी जी के द्वारा जो यूएस में स्पीच दी गई थी उसके रिगार्डिंग क्रिटिसिज्म इश्यूज देखने के लिए मिले कि किस तरह से उनके द्वारा जो जब हम डाइवर्स रिलीजियन की बात करते हैं और रिलीजियन आइडेंटिटी की बात करते हैं, उनको किस तरह से क्रिटिसाइज किया गया। इसके अलावा हम देख जब राहुल गांधी की बात करते हैं तो वो लोकसभा के मेंबर है, तो अपोजिशन होने के साथ साथ उनका भी राइट है कि किस तरह से वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं उनको प्रमोट करें। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वो सभी रिलीजियस को सभी व्यक्तियों को यह अधिकार प्रदान करते हैं कि वो किसी भी धर्म या फिर आइडेंटिटी के साथ जुड़े और किसी भी कल्चर को फॉलो करें। तो किस तरह से उनके द्वारा जो स्पीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया उनके रिगार्डिंग उनके रिप्रेजेंटेशन को लेकर देख सकते हैं कि अपोजिशन होने के नाते उनके द्वारा
पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा को बनाए रखना अनिवार्य है। इसके अलावा जब किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उन्हें एज अ इंडिविजुअल ना देखकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखा जाता है, जिनके द्वारा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कुछ भी बोलने या कहने या फिर इस तरह का स्पीच देने से पहले उन सभी अपने कर्तव्य और हितों को ध्यान में रखते हुए किस तरह से इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वह इंडिविजुअली नहीं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस टाइम पर, जब हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर की या फिर कोई भी मेंबर जो इलेक्ट्रिकली सिलेक्ट हुआ है और उसके बाद वो अपने विचारों को रिप्रेजेंट करने से पहले उनके ऊपर बाइंडेशन है कि वो किस तरह से इंडिया की आइडेंटिटी को या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज है उनको प्रमोट करता है और उनको उनके द्वारा ही अपने जो भी वक्तव्य को रिप्रेजेंट करते हैं। मानसी, आपको ऐड करना है इसमें कुछ? नहीं दिव्या। व्हाट इज ओपन एआई? द एआई मॉडल दैट थिंक बिफोर आंसरिंग। तो रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ओपन एआई 01, जो कि फर्स्ट प्लान सीरीज है रीजनिंग थिंकिंग की, उनको प्रमोट किया गया है, जो कि ह्यूमन ब्रेन की तरह बिहेव करेगा, फिर जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज होती है ह्यूमन की रीजनिंग बेसिस पर उनको इस तरह से कोड किया गया है कि वो उन तरह से जो भी साइंटिफिक कोडिंग या फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होगी उनको सोल्व करेगा, जिसे स्ट्रॉबेरी नाम दिया गया था। इस प्रोजेक्ट के साथ जो बिट 0 और 1 के यूज इस पर यूज करेगा। इसके अलावा जो सेफ्टी कंसर्न्स है उनको भी ध्यान में रखा गया है। किस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा टेस्ट किया गया था कि अगर कोई यूजर ट्राई करता है ट्रिक करने की एआई को या फिर उसे ब्रेक करने की, तो उसको एआई जेल ब्रेकिंग की तरह जाना जाएगा। उसके अलावा कंपनी के द्वारा टेस्ट किए गए जो भी एआई मॉडल्स हैं उनको अर्लियर वर्जन्स की बात करते हैं तो उनके द्वारा 100 में से 22 स्कोर किया गया था, लेकिन जब न्यू वर्जन की बात करते हैं उनके द्वारा 84 स्कोर किया गया, जो कि वर्क करता है सेफ्टी कंसर्न्स के लिए, सेफ्टी एफर्ट्स के लिए, जो भी यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा एआई सेफ्टी टर्म्स या फिर जो कंसर्न दिए गए हैं उन सभी के ऊपर। जो हम इम्पैक्ट की बात करते हैं कि जो वो रिसर्च के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके रिगार्डिंग देख सकते हैं जो जॉब्स हैं या जो रिसर्च है उनको फास्ट करने में हेल्प करेगा, जो डाटा है वो अवेलेबल होगा, रिड्यूस कर देगा टाइम को, जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगी राउटिंग और कोडिंग के लिए, जो स्पेसिफिकेशन होगा, जो मॉड्यूल तैयार किया जाएगा एआई के लिए, तो उनके ऊपर इफेक्टिव इंटेलेक्चुअल टास्क का जो वर्किंग होगी उसके टाइम पीरियड्स को कम कर देगा, जो फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है और रिसर्च को और ज्यादा प्रोडक्टिव और इंटेलेक्चुअल बना सकता है। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्व करने में, हेल्थ केयर में, जो अदर सेक्टर्स है उनके अंदर भी एआई का यूज किया जा सकता है। एआई गवर्नेंस के अंदर, डाटा सिक्योर रखने में और सभी में। व्हाट इज हीलियम एंड व्हाई इट इज यूज इन रॉकेट्स? तो जो हीलियम है वो इनर्ट गैस है जो रिएक्ट नहीं करती और किसी के साथ भी नहीं कंबस्ट करती है। जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, जो कि सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन के बाद। जब हम रॉकेट की बात करते हैं तो रॉकेट में एक स्पेसिफिक स्पीड और एप्टीट्यूड अचीव करने होता है अपनी ऑर्बिट के पास, अपनी मेन ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए। तो उसके लिए रिक्वायर है कि किस तरह से मोर एनर्जी को यूज किया जाए, किया जाए, बल्कि सिर्फ फ्यूल कंजम्पशन को यूज करके नहीं, बल्कि किया जा सके स्मूथली और उनको सिक्योर किया जा सके। जब हम हीलियम की बात करते हैं तो वो जल्दी, जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है वो लो बॉइलिंग पॉइंट है, 268.9 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल हो जाती है। और उसी के ऊपर भी अगर जब हम कोल्ड सुपर कोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं तो फिर भी वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से जो रॉकेट फ्यूल्स है वो शॉर्ट रेंज टेम्परेचर पर भी सिक्योर रह पाते हैं। जब हम हीलियम की बात करते हैं वो स्पेसक्राफ्ट में क्यों यूज की जाती है, तो प्रेशियस गैस है जो प्रेशर प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा जो फ्यूल है वो बिना इंटरप्शन के फ्लो होता है और
कूलिंग सिस्टम में भी वो सिक्योर रहती है। जब हीलियम की बात करते हैं, उनके अंदर जो लीकेज हीलियम जो है वो स्मॉलेस्ट एटम होता है उनका। अगर लीकेज होती है तो उसको देखा जा सकता है उनको कि किस तरह से, किस जगह से हो रही है, वो पता चल सकती है अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। सेम जब हम रॉकेट फ्यूल की बात करते हैं तो उनके भी अगर लीकेज होती है तो वो पता लगाया जा सकता है हीलियम किस जगह से लीक कर रही है। तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाती है उस पोटेंशियल यूज के लिए, और स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल की तरह यूज की जाती है। अनपैकिंग केजरीवाल बेल ऑर्डर्स। तो रिसेंटली देखा गया था कि किस तरह से मार्च में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले कुछ टाइम के लिए बेल दी गई थी। उसके बाद फिर से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। अब उन्हें बेल प्रोवाइड की गई, जिसके लिए कुछ कंसर्न्स को देखते हुए उन्हें बेल दी गई, कि जिसमें ईडी के थे कि वो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो एविडेंस है वो ऑलरेडी सीबीआई के पास है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ की जाए। दूसरा, जब हम केजरीवाल जी की बात करते हैं तो उनकी पोजीशन और रूट्स जो है उनकी वजह से वो देश को या फिर उस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। तीसरा, जब हम बात करते हैं कि विटनेस या फिर उनके साथ जो भी कंसर्न्स है उनके रिगार्डिंग, जब हम बात करते हैं किन कंडीशंस के ऊपर बेल प्रोवाइड की गई, तो बेल प्रोवाइड की गई कि उन्हें नॉट बी अलाउड टू विजिट चीफ मिनिस्टर ऑफिस या फिर दिल्ली सेक्रेटरीट। इसके अलावा वो साइन नहीं कर सकते फाइल्स पर जब तक अननेसेसरीली रिक्वायर ना, या फिर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के उनके द्वारा अप्रूव ना किया गया। कोई भी कमेंट नहीं कर सकते प्रेस में जो भी केस के रिगार्डिंग। इसके अलावा जो भी अदर विटनेस या फिर जो केस से रिलेटेड व्यक्ति है उनके साथ जब हम आर्टिकल 3 to 39 ए की बात करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को, कि सेल बी ओन बाय लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सीएम। उनके पास देयर इज ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन लेफ्टिनेंट एंड गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो वो जो एलजी है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं। उसके अलावा उनके पास इमीडिएट डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है। अगर केजरीवाल को किसी भी फाइल के ऊपर साइन करना है, उसके लिए उन्हें पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की परमिशन लेनी होगी, तभी वो उन चीजों को कर सकते हैं अप्रूवल के बाद। पोर्ट विलियर एल इज हिस्टोरिकल कनेक्शन विद चोला कंकर्न ऑफ द श्री विजयन। तो जो पोर्ट विलियर है अंडमान निकोबार की कैपिटल, उनका नाम चेंज कर कर श्री विजयन किया जा रहा है, जो कि अनाउंस किया गया था होम मिनिस्टर के द्वारा। जो कि जब हम बात करते हैं कि फ्री करना नेशन को, कॉलोनियल जो भी इम्प्रिंट है उन सभी के साथ उनका एक अहम भूमिका निभाता है। इनके अलावा जब हम बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर की, उन्होंने चोला साम्राज्य के टाइम पर वो नेवी बेसिस के तरह उन्होंने सर्व किया है। जब हम बात करते हैं कैपिटल सिटी पोर्ट की, जो कि यूनियन टेरिटरी नेम दिया गया है अर्किन बोल्ड बेलियर के नाम पर, जिन्होंने फर्स्ट टाइम वहां पर अराइव किया था और सरवाइव किया था आइलैंड के ऊपर ब्रिटिश कंपनी के टाइम पर, जो कि नेवल 1771 के अंदर सरवाइव किया था। इसके अलावा जब रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उस टाइम पर ब्रिटिशर के द्वारा इन पोर्ट ब्लेयर को एज अ जेल की तरह यूज किया गया था, जिन्हें सेलुलर जेल के नाम पे भी जाना जाता था, जहाँ काला पानी की सजा के लिए उन्हें प्रमोट भेजा जाता था, जहाँ पर विनायक दामोदर दास सावरकर जी को भी जेल की गई थी। जब हम इंपीरियल चोलास की बात करते हैं तो उनके द्वारा भी श्री विजयम को नेवल स्ट्रेटजी की तरह यूज किया गया था, जो कि नेवल स्ट्रेटेजिकल बेस था 11वीं सेंचुरी में चोला एम्पायर का, जहाँ राजेंद्र वन के द्वारा कैरी अटैक किया गया था श्री विजयम पर, जो उस टाइम पर इंडोनेशिया का पार्ट था। जो इंस्क्रिप्शन तंजावुर के अंदर जिसकी डेट मिलती है 100
1050 EC। हाई स्पीड ट्रेन पहले वाले आर्टिकल्स क्यों कवर स्किप कर हो दिए थे? गया, ऑलरेडी पहले है और ये वाला हुई है। वर्डिक्ट टू इमीडिएट रिलीफ, अरविंद केजरीवाल। आप ऐड कर दो इसमें अगर आपको कुछ करना है तो। इसमें आर्टिकल 20 की बात की गई है, जैसे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 of the Constitution. So, one of the justices, he pointed out that denying bail or arresting someone just because they don't give the answers the investigating agencies are looking for, it's as a potential violation of Article 20. So, Article 20 is important, and apart from this, uh, ठीक है, यही important है इसमें तो। ये ऊपर कवर हो चुका है। ठीक है। हाई स्पीड ट्रेन टू बी मेड इन इंडिया सून। तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन कोचेज जो है, जो गवर्नमेंट के द्वारा सेट किए गए थे, जिनको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई और भारत अर्थ मूवर्स के द्वारा बनाया गया था। अब जो हाई स्पीड ट्रेन है उनको इंडिजीनियसली प्रमोट किया जाएगा, ताकि जो आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है उनको प्रमोट किया जा सके, जो कि कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे को, जिसके लिए 460 करोड़ पर यूनिट जो स्टेब्लिशमेंट के अंदर खर्च होगा। जब हम बात करते हैं रेस की, जब हम वंदे भारत की बात करते हैं तो उनकी 160 किलोमीटर पर आवर की जो ट्रेन की स्पीड है, उनको स्पीड अप करके 250 किलोमीटर पर आवर किया जाएगा, ताकि जो मैक्सिमम स्पीड है वो ली जा सके। इसके अलावा जब हम ग्लोबल रेलवे इक्विपमेंट की बात करते हैं तो वो ABB, ऑलस्ट्रॉम और सैम मेंस जैसी जो कंपनीज है उनके द्वारा इक्विपमेंट जो है वो सप्लाई किए जाएंगे, ताकि अ, उनको यूज किया जा सके, जो भी आत्मनिर्भरी भारत, वंदे भारत या अदर ट्रेन के ऊपर जो हाई स्पीड ट्रेन को बनाया जाएगा उनके तहत। इसके अलावा जो एंटिटीज होगा वो आल्सो लुक फॉर द एलिएशन फॉर द वेंचर और रूप इन प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसके अंदर ऐड किया जाएगा, ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हाई स्पीड ट्रेन को प्रमोट किया जा सके। कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएंगे, जो टाइम पीरियड्स है उसको कम कर देंगे। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसके अंदर जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज के ऊपर या फिर जो भी इंटरनेशनल कंपनीज है उनको कम कर देगी। जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं या फिर जो CO2 इमल्शन की बात करते हैं उनके अंदर कम कर देगी। लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा जो कनेक्टिविटी है उनको बढ़ाएंगी। गोल्डन सिल्क रूट के साथ साथ ट्रेन रूट को भी प्रमोट किया जा सकता है। जैसे जब हम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता की बात करते हैं, उन्हीं के साथ साथ जो ट्रेन रूट्स है, जैसे दिल्ली से मुंबई हाईवे, इनको कनेक्ट किया जा सकेगा, ताकि जो कोस्टल एरियाज है उनके लिए एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना और प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग उनको भी इश्यूज जो क्रिएट होते हैं उनको सोल्व किया जा सके और जल्दी कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। और मैन्युफैक्चरिंग में दो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हो गए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में एंड भारत अर्थ मूवर्स। And we should also remember that right now, no propulsion systems, they are manufactured in India, not even one, which is an integral component of trains. ग्रीन स्टील मिशन टू इंक्लूड इंसेंटिव फॉर सेकेंडरी स्टील्स। तो जब हम MSMEs की बात करते हैं और
अदर सेक्टर्स की बात करते हैं तो उनके लिए किस तरह से स्टील के यूज को ग्रीन स्टील के यूज को प्रमोट किया जा सके। CO2 इमल्शन के अंदर 10 से 12% का अकाउंट करते हैं जब हम CO2 इमल्शन की बात करते हैं, तो उसको किस तरह से कम किया जाए। अ, यहाँ पर जब हम स्टील टन की बात करते हैं, कितना मेट्रिक टन प्रोड्यूस करते हैं, कैपेसिटी 2022-23 में 161.3% मेट्रिक टन कैपेसिटी थी, जो 2023 और 4 की बात करते हैं प्रेजेंट में 179.5% है। 30 तक 300 मेट्रिक टन कैपेसिटी हो जाएगी। वही जब हम क्रूड स्टील प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 2022-23 में 127.2% थी, 2023-4 में 144, और 30 और 31 तक 2,255 मेट्रिक टन हो जाएगी। जब फिनिश स्टील कंजम्पशन की बात करते हैं तो 22-23 में 119.9% थी, 22 और 3 और 4 में 136.3%, जो कि 30-31 तक 240% मेट्रिक टन हो जाएगी। इंडियन स्टील सेक्टर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्ट्रॉन्ग आयरन आयरन का, जो कि DRT इन द वर्ल्ड 51.6 मेट्रिक टन। जब सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है क्रूड स्टील के अंदर, जिसकी 144 144 143 मेट्रिक टन। और जो कंजम्पशन फिनिश की बात करते हैं तो 136.3 मेट्रिक टन है। फिफ्थ हाईएस्ट आयरन और रिजर्व है जब हम वर्ल्ड की बात करते हैं। इसके रिगार्डिंग रिसेंटली देखने के लिए मिला था स्टील के रिगार्डिंग कि जो स्टील प्रोडक्शन है वो चाइना से इंपोर्ट किए जा रहे हैं MSMEs के द्वारा। उस रिगार्डिंग जो इश्यूज है उनको सोल्व किया जाए, ताकि जब हम देखते हैं टैरिफ रिलेटेड इशू या फिर इम्पोर्ट इंक्रीज हो रहे हैं, तो उनके रीजन क्या थे कि जो हाई स्टील प्रोड्यूसर्स थे वो MSME को, जो स्मॉल क्वांटिटी में स्टील परचेज करते हैं उनको नहीं करते, वो इंपोर्ट करने में, या फिर जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उनको स्टील प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उनके जो टास्क है वो जल्दी पूरे हो सके। तो जो ये प्रॉब्लम थी उसको सोल्व किया जाए टैरिफ बैरियर्स को लगाकर, और ताकि जो स्टील प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होता है उनके थ्रू ही इंडिया की नीड को पूरा किया जा सके। Also, when we are talking